देखिए, इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर कोई सी इंस्पेक्टर, कोई भी इंस्पेक्टर हो सकता है, चीफ इंस्पेक्टर या कोई दूसरा इंस्पेक्टर, तो ओपिनियन में लगता है कि अगर कोई पर्सन जो खदान में एम्प्लॉयड है ना, ठीक है, वो एडल्ट नहीं है, ठीक है, मतलब 18 साल, ठीक है, 18 साल नहीं है ऐसा डाउट होता है, या फिर अप्रेंटिस है, ट्रेनी है जो 16 साल का नहीं है, उससे कम का है, या फिर कोई ऐसा आदमी एम्प्लॉयड है खदान में जिसका एज 18 ईयर से तो ज्यादा, लेकिन वो अनफिट टू वर्क है, लेकिन फिर भी उसको काम पे लगाया जा रहा है, ठीक है। 3 क्लॉज है, बोला गया कि अगर एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन एज एन अप्रेंटिस और अदर ट्रेनी इज ईदर बिलो 16 इयर्स ऑफ एज, मतलब अगर कोई अप्रेंटिस है या ट्रेनी है 16 साल से कम उम्र का, ट्रेनी या अप्रेंटिस काम में खदान में, ठीक है, एम्प्लॉयड है, ठीक है, और अगर यहाँ पे ये भी बोला गया है कि कोई आदमी एम्प्लॉयड है, वो फिट टू वर्क नहीं है, अनफिट टू वर्क है, ठीक है, मतलब वो काम करने लायक नहीं है, अनफिट है, लेकिन जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा भी आदमी को आप एम्प्लॉयड किए हुए हैं जो कि अप्रेंटिस है ना, या फिर ट्रेनी है और उसका उम्र 16 साल से कम, अगर उनको ऐसा लगता है डाउट, तो क्या कर सकते हैं कि जो खदान के जो मैनेजर है उनको नोटिस देंगे, बोलेंगे कि आपके माइंस का ये पर्सन में हमको डाउट है रिगार्डिंग एज, ठीक है, या फिटनेस, तो उसकी जांच करवा दीजिए बाय सर्टिफाइंग सर्जन। जो भी सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा बाय सर्टिफाइंग सर्जन, उसी को कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा इस मैटर को लेकर, यही इसमें बताया गया। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई डाउट होता है, किसको डाउट होता है? इंस्पेक्टर को। किस रिगार्डिंग? रिगार्डिंग एज, रिगार्डिंग एज किसका? अप्रेंटिस या फिर ट्रेनी। उम्र क्या होना चाहिए? 16 ईयर से कम। खदान में है अप्रेंटिस या ट्रेनी, ऐसा डाउट हो रहा है, या फिर कोई आदमी एम्प्लॉयड है और उम्र कितना है? 18 ईयर से कम है, या फिर ठीक है अनफिट टू वर्क है, कोई भी आदमी और आप उसको खदान पे काम करवा रहे हैं, एम्प्लॉयड है, तो फिर क्या कर सकता है ये जो इंस्पेक्टर है, ये क्या करेगा? इंस्पेक्टर जो है मैनेजर ऑफ द माइन को नोटिस देगा और बोलेगा कि सच पर्सन का एग्जामिनेशन किया जाए बाय अ सर्टिफाइंग सर्जन। क्लियर? इंस्पेक्टर किसको नोटिस भेजेगा? टू द माइन मैनेजर, माइन मैनेजर को नोटिस भेजेगा, और किस लिए? कि जो भी आदमी है, ठीक है, इसका एज में डाउट है या फिटनेस में डाउट है, उसकी जांच की जाए, एग्जामिनेशन की जाए बाय सर्टिफाइंग सर्जन। यही है और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। क्लियर? सर इसके पहले और कुछ भी पढ़ा दिया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा है। सर समझा दीजिए इसको, इसमें भी ज्वाइन किया। हाँ, तो इसमें यही बताया गया है पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन में कि अगर किसी इंस्पेक्टर को डाउट होता है, ठीक है, संदेह होता है कि कोई खदान में ऐसा भी आदमी है जो अप्रेंटिस या ट्रेनी के रूप में कार्यरत है और उसकी उम्र 16 साल से कम है, या कोई आदमी को नियोजित किया जा रहा है खदान में और उसकी उम्र 18 साल से कम है, या फिर कोई आदमी 18 साल से उम्र ज्यादा भी है लेकिन वो अनफिट है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, अगर इस विषय में अगर संदेह होता है इंस्पेक्टर को, तो इंस्पेक्टर क्या करेगा? उस खदान के जो मैनेजर है उसको नोटिस देगा कि सच पर्सन का एग्जामिनेशन किया जाए बाय सर्टिफाइंग सर्जन। जब तक जांच नहीं होगा तब तक उसको काम पे नहीं लगाना। ठीक है? और जो सर्टिफाइंग सर्जन जो सर्टिफिकेट ग्रांट करेंगे जांच करने के बाद, उसी को कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा इस मैटर को लेकर। क्लियर? और इसमें कुछ भी नहीं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट है 45 प्रोहिबिशन ऑफ पर्सन बिलो 18 ऑफ एज इन अ माइन। ठीक है, खदान, ठीक है, खदान में जो आसपास जो खदान में जो 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति है उनकी मौजूदगी की मनाही के लिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। 46 आती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेक्शन का नंबर भी याद कर लीजिएगा, सेक्शन नंबर 46, एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन। तो पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। इसके लिए एक स्टैच्यूटरी ऑर्डर निकला था 506, ठीक है, ये निकला था 2019 में। स्टैच्यूटरी ऑर्डर का नंबर याद कर लीजिए 506, या याद नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपर एग्जामिनेशन में पूछेगा, बस आप सेक्शन याद कीजिएगा कि सेक्शन नंबर 46 में क्या है। ठीक है, 2019 का ये था स्टैच्यूटरी ऑर्डर, जिसमें महिलाओं के नियोजन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला हुआ था। ऑफिशियल गेट में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई भी कर दिया था कि अब से ये नियम जो है फॉलो किया जाएगा। ठीक है, जो चीज चेंज नहीं हुआ है उसको पहले लिख देते हैं, जो चेंज हुआ उसको बाद में बताएंगे। यहाँ पे बोला गया कि जो मिनिमम टाइम इंटरवल है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिप्लॉयमेंट ऑफ विमेन, मिनिमम समय अंतराल महिलाओं के 2 लगातार नियोजन के लिए, ठीक है, तैनाती के लिए बोल सकते हैं, 11 घंटा है। मतलब अभी फीमेल जो है लगातार, यहाँ पे वर्ड यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 लगातार है, 2 कंसेक्यूटिव,
ठीक है। अब कोई फीमेल है, ठीक है, अब कोई फीमेल है, उसको आपने काम पे लगाया 8 बजे, उसकी शिफ्ट खत्म हो रही शाम के 4 बजे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 6 बजे शाम से फिर उसको दोबारा काम पे लगा दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। दोबारा जब भी माइक ऑफ कर लीजिए जो भी है, तो जब भी आप उसको दोबारा से फिर से लगाएंगे ना, तो उसके बीच में 11 घंटे का समय अंतराल होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे कि अभी आप किसी फीमेल को अपने, उसकी फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी है 4 PM में खत्म हो जाती है, तो जब तक 11 घंटा होता नहीं ना, तब तक वही फीमेल को आप दोबारा खदान पे नहीं काम पे लगा सकते। मतलब 2 लगातार काम के तैनात के बीच में जो महिला समय होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 11 घंटा का होना चाहिए टाइम, मिनिमम है, ये ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है सर। पिछले सेक्शंस में सर 12 घंटे पढ़े सर कुछ नहीं, 12 घंटा वो है कि कर खदान में कोई मान के चलिए कि पिछले 12 घंटे के अंदर कोई आदमी किसी दूसरे खदान में काम कर रहा था, अब अपने खदान में काम करने के आया तो उसको नहीं काम पे लगाना। पिछले 12 घंटों में यदि वो काम किसी दूसरे खदान में कर रहा था तो अब अभी अपने खदान पे काम नहीं लगाना है। हालांकि ये जो सेक्शन है इसको, इसमें छूट मिला हुआ है सुपरवाइजिंग स्टाफ को छूट मिला हुआ है। साथ ही साथ मैनेजर भी किसी पर्टिकुलर आदमी को दे सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं बना सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा जो इंटरवल है 12 घंटा उससे कम में भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जनरली क्या है कि कोई आदमी पिछले 12 घंटा में कोई दूसरे खदान में कार्यरत था, उसको अब अपनी खदान पे नहीं लगाना है। कम से कम 13 घंटा हो जाएगा, 14 घंटा हो जाएगा, दूसरे खदान में काम कर रहा होगा, उसके बाद तब अपने खदान पे आप इंप्लॉय करा सकते हैं। ये सब बताया गया था। क्लियर? ओके सर। चलिए, तो 2 महिलाओं की तैनाती के लिए, ठीक है, 2 लगातार एक ही महिला है, इन 2 उसका लगातार वर्किंग टाइम के लिए जो आपको रखना है गैप, ठीक है, वो होना चाहिए 11 आवर का। डिप्लॉय करना है महिला को अगला दिन भी, तो पिछला दिन और अभी नेक्स्ट डे का जो प्रीवियस डे और नेक्स्ट डे के बीच में कम से कम 11 घंटे का टाइम इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। अभी देखते हैं कि क्या चेंजेस आया है। बाकी ये तो कॉमन ही है। चेंजेस क्या आया है? अभी चेंजेस ये आया है कि अब महिलाएं क्या है कि भूमिगत भाग में भी एम्प्लॉयड है, भाग में भी काम कर सकती है। पहले तो नहीं था ये नियम, है कि नहीं? अब महिलाएं जो है ना, अब भूमिगत भाग में भी काम कर सकती हैं। पहले ये नियम नहीं था, भूमिगत भाग में कोई भी महिला काम नहीं करेगी। अब क्या है, अब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्या है, सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, टाइमिंग, जो समय होगा वो क्या होना चाहिए? सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ही आप किसी भी महिला को भूमिगत भाग पे काम पे लगा सकते हैं। कार्य का प्रवृत्ति कैसा होना चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए वर्क का? सुपरवाइजरी। हाँ, सुपरवाइजरी होना चाहिए, मैनेजरी होना चाहिए, टेक्निकल काम होना चाहिए। 3 तरह का कोई सा भी काम दे दीजिए जिसमें उनकी लगातार मौजूदगी जरूरी नहीं है। ये भी कंडीशन है, जहां पर उनका लगातार रहना जरूरी नहीं है, वैसा सुपरवाइजरी, वैसा मैनेजरियल, वैसा टेक्निकल काम पे आपको उसको लगा देना है। यानी टेक्निकल वर्क पे आप करा सकते हैं, कोई टेक्निकल काम है, टेक्निकल वर्क हो गया, या फिर मैनेजरियल वर्क हो गया, या फिर सुपरवाइजरी वर्क पे आप काम पे लगा सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है? सॉरी, डिप्लॉयमेंट इन ग्रुप्स, 3 के समूह में कार्य। ठीक है, 3 के समूह में कार्य मतलब 3 फीमेल का ग्रुप होना चाहिए, तभी उसको काम पे आप लगा सकते हैं, है ना? एटलीस्ट ग्रुप ऑफ 3 होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ऐसा समूह होना चाहिए जिसमें कम से कम 3 महिला हो, 4, 5, 6, 10 रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक ग्रुप में 3 महिला होनी चाहिए, उसी ग्रुप के हिसाब से आप काम पे लगा सकते हैं। और इसके अलावा सबसे जो मेन यहाँ पे है वो है, इसको आप छोड़ देते हैं, वो है रिटन कंसेंट, लिखित सहमति उस महिला से जिसको आप भूमिगत भाग पे आप काम पे लगा रहे हैं, उसका आपको चाहिए। क्या चाहिए? लिखित सहमति। और सब 3 महिलाएं हुई ना, तो बस मतलब एक ही हो, 3 से कम नहीं लगा सकते फिर। सर ऐसा कौन सा काम है सर जिसमें 3 महिलाओं की इकट्ठा भेजा जाएगा? इसमें तो सर अगर फिर ऐसे में तो सर मैन पावर एक्स्ट्रा लगेगा सर। नहीं भेजिएगा, फिर नहीं लगेगा, फिर काम देना होगा कुछ ऐसा जिसमें ग्रुप ऑफ 3 आपको देना ही है। मतलब डिप्लॉयमेंट करने का मतलब ये काम वही नहीं करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पे जाएंगे। ये यहाँ पे शायद क्लैरिफिकेशन हो सकता है। सर जैसे कोई ओल्ड वर्किंग का भी इंस्पेक्शन करना हो तो सर साथ में जा सकते हैं सर। हाँ, ऐसा भी तो जरूरी है। हाँ, ये आपको होना चाहिए। समय ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सुबह के 6 बजे से लेके रात के 7 बजे तक है, 24 घंटा काम नहीं करा सकते भूमिगत भाग में। ठीक है, ये तो 4 कंडीशन जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, पहले क्या था? सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक सिर्फ सरफेस का चाहिए था। पहले यही था ना कि सरफेस में आपके लिए था सर। उसमें ये भी था ना, ओनर से परमिशन समथिंग ऐसे। वो तो करना ही करना है,
ठीक है, ओनर वगैरह सारा जिम्मेदारी उसका, एसओपी वगैरह वो सब बनाते हैं, अलग बात है, पर यहाँ पर रिटन कंसेंट उस महिला की भी जरूरी है। वैसे तो बहुत सारा लंबा चौड़ा वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप उसका पीडीएफ देखिएगा तो बहुत लंबा लिखा हुआ है, 15 पॉइंट है, ठीक है, दोनों मिला के। पर यहाँ जो बेसिक बेसिक एग्जाम में आ सकता है वही हम बता रहे हैं कि उसमें जो वुमेन का लिखा हुआ है, सिंपल सिंपल आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहा है, ठीक है। और एसओपी वगैरह जो जरूरी है, माइन का, ओनर का, माइन मैनेजमेंट का, जब आप एम्प्लॉय महिला का नियोजन कर रहे हैं किसी खदान में, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, वॉशरूम आपको बनाना पड़ेगा फीमेल के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग फैसिलिटी देना पड़ेगा, क्रैच रूम वगैरह बनाना पड़ेगा, बहुत सारा है, ठीक है, सेपरेट रेस्ट सेंटर चाहिए विद सिक्योरिटी, वॉशरूम फैसिलिटी चाहिए, गार्ड चाहिए, आइसोलेटेड प्लेसेस पे, लाइटिंग होना चाहिए वर्क प्लेसेस पे, पाथवेज पे, बहुत सारा है, इसका एक एसओपी है समझे। फर्स्ट एड रूम होना चाहिए, उसमें फीमेल नर्स होना चाहिए, तो ये सब बहुत सारा चीज है। आईसीसी का गठन होना चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, तो बहुत सारा इसमें एसओपी में देखिएगा ना तो बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में लिखा हुआ है। मतलब मेन तो हमको थोड़ा सी पता है, लेकिन अगर उसका एसओपी पढ़िएगा जो वहाँ पे एक मॉडल एसओपी बताया गया है सर्कुलर में, तो बहुत सारा है, बहुत सारा चीज उसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसमें बहुत सारा एक्ट आ जाता है 2013 का सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, उसके अधीन सब बातों कराते हुए सब चीज उसमें किया जाएगा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, प्रोविजन ऑफ क्रेच वगैरह, बहुत सारा चीज में शामिल आपको करना पड़ेगा, तो वो सब हम छोड़ दे रहे हैं। जो बेसिक बेसिक चीज जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस उसको हम छोड़, मतलब उसको सिर्फ बता दे रहे हैं, नहीं तो देखा जाए तो बहुत कुछ है ठीक है। सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए महिला का विद जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। होम टू वर्क प्लेस लेके जाएगा ना जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वो अलग होना चाहिए, जीपीएस इनेबल्ड होना चाहिए, ठीक है। और जब नाइट में जब आएगा वापस तो उसके लिए भी सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर ठीक है सर। कोई भी रैंक में हो मिला, जब आप जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं ना 7 बजे रात के लेके सुबह के 6 बजे कर रहे हैं, उसके केस में हम बताएं अभी। हाँ मतलब आप कहे कि गाड़ी में जीपीएस आने जाने की व्यवस्था, तो कोई भी रैंक में हो महिला, कोई के भी, अगर आप भूमिगत खदान में आप एम्प्लॉय कर रहे हैं तो सारा एसओपी फॉलो करना पड़ेगा, या फिर आप सरफेस में एम्प्लॉय कर रहे हैं लेकिन रात के 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक आप एम्प्लॉय कर रहे हैं तब भी आपको ये सब चीज लगाना पड़ेगा खदान का ओनर है ना। क्या कुछ सर अपना प्रथम महिला कौन सी है सर, अपनी माइनिंग इंजीनियर होगा सर? नहीं ऐसा भी नहीं आएगा सर जीके थी इसका नहीं, बहुत है क्या, बहुत सारा थी, नाम भूल जा रहे हैं। इंद्राणी वर्मा सब कुछ, हाँ वर्मा कोई इंडिया में मतलब अलग है, कोल इंडिया लिमिटेड का अलग है, ठीक है। वैसे तो बहुत पहले भी है, इंडिया में अगर बात करें तो कोई और है और कोल इंडिया लिमिटेड का कोई और हाँ ठीक है, ठीक है। तो एसओपी के बारे में हम छोड़ दे रहे हैं। एसओपी जनरली एसओपी माइन कॉर्नर ही बनाएगा, ठीक है। वो कब बनाएगा, जब भूमिगत भाग में एम्प्लॉय करना हो फीमेल का, या फिर सरफेस में एम्प्लॉय करना हो रात के 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच एम्प्लॉय करना सरफेस में तब, ठीक है। इसमें आते हैं हम लोग, तो हम लोग सरफेस में बात करते हैं। अगर सरफेस में महिला का नियोजन करते हैं तो 24 घंटे कर सकते हैं सरफेस पर, ठीक है। सरफेस पर अब महिलाओं को किसी भी समय काम पर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन है अगर 7 बजे रात से लेके सुबह के 6 बजे के बीच काम पर लगाना है तो कुछ सर्टेन कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहला कंडीशन है कार्य की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ वर्क कैसा होना चाहिए, टेक्निकल, सुपरवाइजरी या फिर मैनेजरियल, इस तरह का काम हो सकता है जहां पे उनकी लगातार मौजूदगी जरूरी नहीं है। 3 के समूह में कार्य, कम से कम 3 महिलाएं होंगी, इसी तरह का एक ग्रुप में काम करेंगे और ग्रुप में कम से कम 3 महिलाएं होनी चाहिए। तीसरा है लिखित सहमति, ये आपको चाहिए, क्लियर, फिर में आ गया। ये सर्टेन, हाँ ये सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन है जो ये जो 3 पॉइंट आप बोले वो 7 PM to 6 AM में लागू है ना? हाँ सिर्फ ये जो 3 पॉइंट हम बोले ना ये कब लागू है, अगर आप इस बीच के अगर आप टाइम पे काम करा रहे हैं तब, और आप भूमिगत भाग पे डिप्लॉय कर रहे हो या फिर सरफेस पे 7 बजे शाम से लेके सुबह के 6 बजे के बीच अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो तभी एक एसओपी अलग से लगेगा जो ओनर या माइन का मैनेजमेंट बनाता है, ठीक है। वो माइन का ओनर बना सकता है या माइन मैनेजमेंट बना सकता है, जनरली माइन ओनर ही लिखा हुआ है या फिर माइन मैनेजमेंट लिखा हुआ है तो ओनर ही लिख देते हैं। तो बिलो ग्राउंड तो 7 PM से 6 AM अलाउड नहीं, बिलो ग्राउंड में नहीं अलाउड है, इसलिए तो बिलो ग्राउंड में जब है उसी वही टाइम में हम लिख रहे हैं। भूमिगत भाग में जो आप लगा रहे हैं वो टाइम, सरफेस में ही सिर्फ ये वाला टाइम। सरफेस में तो 24 घंटे लगा सकते हैं ना, लेकिन सरफेस में कब बनाना है एसओपी, जब आप 7 बजे शाम से लेके सुबह के 6 बजे के बीच आप डिप्लॉय कर रहे हैं। भूमिगत भाग में तब कभी भी डिप्लॉय कीजिए, सो टाइम्स का फिक्स ही है, कभी डिप्लॉय कीजिए, आपको एसओपी बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। एसओपी में कुछ फुल फॉर्म्स है, उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मे बी आपसे पूछ सकते हैं, मे बी एग्जाम में। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी लिख सकते हैं,
इंटरनल कंप्लेन कमिटी। क्या है ना कि जो कुछ कुछ स्ट्रैटेजिक प्लेसेस होंगे, कंस्पिरेसी प्लेसेस होंगे, तो उस पे क्या लिखा जाएगा, जो लोकल भाषा होगी उस पे लिखा जाएगा कि क्या क्या परिणाम, क्या क्या दंड आपको मिल सकता है अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं वर्क प्लेस पे अंडर सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। तो ये जो चीजें हैं कि क्या क्या आपको दंड मिलेगा, ये सब चीजें आपको जगह जगह पे जो कंस्पिरेसी प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे आपको चिपका चिपका के रखना है। ये इसमें बताया गया है। तो उसी में आईसीसी के वहाँ का जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रहेगा उसका जो गठन करना है वो सारा चीज उसमें डिस्प्ले रहेगा कि हमारा जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है उसमें कौन कौन से मेंबर है, और अगर आप ये हरासमेंट करते हैं तो आपको क्या क्या दंड मिल सकता है, वो सारा चीज ठीक है उसमें लिखा हुआ रहेगा। वैसे सेक्सुअल हरासमेंट के लिए एक एक्ट आया था 2013 में, उसको जाना तो लिख सकते हैं आप, उसका नाम है, ये अलग है, हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड क्या है, रिड्रेसल। 2013 में आता है, ठीक है। कई कई सारे कंपनी जैसे कि टाटा वाटा में जाइएगा तो वहाँ तो अगर आप एक भी केस आ गया सेक्सुअल हरासमेंट का, ठीक है, एट वर्क प्लेस, तो सीधा आपको जॉब से सीधा टर्मिनेट कर दिया जाता है। बहुत ही सीरियस यहाँ पे इसका दंड होता है, ठीक है, इसका कंसिक्वेंस बहुत ही टफ होता है। तो अगर फीमेल अगर एम्प्लॉय होती है फ्यूचर लिमिटेड में, तो ये जो एक्ट है ना बहुत ही मतलब उसमें सीवियर केसेस है, जॉब के अगर टर्म्स में अगर हम देखें तो सीधा डिसमिस या टर्मिनेट भी किया जा सकता है, ठीक है। एनीवेज आप लोग जो अपने टॉपिक उसमें आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट था वो कौन था, सेक्शन नंबर 48 ना, सेक्शन नंबर 48 ही है ना। हाँ सर। रजिस्टर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, सेक्शन नंबर 48, रजिस्टर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड। रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। तो अभी क्या हो गया है, ईज ऑफ कंप्लायंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया, और उसमें क्या बताया गया कि अपना जो अब जो फॉर्म है वो चेंज हो गया है। डिटेल्स ऑफ एवरी एम्प्लॉय क्या हो गया अब, हमें फॉर्म हो गया ए, और अटेंडेंस रजिस्टर के क्या है, फॉर्म डी। फॉर्म डी, एनी प्लेस, चाहे सरफेस में हो, ठीक है, चाहे भूमिगत भाग में हो, चाहे ओपन कास्ट में हो, क्लियर। अब आते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर, अभी लीव विथ वेजेस में आ जाते हैं 49, ठीक है, इसको अलग पेज में डिस्कस करते हैं। लीव विथ वेजेस, अगर बात करते हैं माइंस एक्ट में, तो लीव विथ वेजेस के बारे में जो प्रोविजन है वो कहाँ पे है आपका, 49 सेक्शन नंबर 50 है, 51 है, 52 है, 53 है, 54 है एंड 55 6 तक है, ठीक है। 56 तक आपका है लीव विथ वेजेस के बारे में पूरा प्रोविजन। और अगर हम देखें माइंस रूल की तरफ, तो माइंस रूल में अगर आप देखते हैं तो ये आपको लगभग 40 के आसपास से स्टार्ट होता है, 40 हाँ वीसीडी ऑफ रेस्ट यहाँ 49 था, लीव विथ वेजेस 53 से स्टार्ट होता है। अगर ये एक्ट की बात हो गई, माइंस एक्ट 1952 जो लीव विथ वेजेस के बारे में बात करते हैं। माइंस रूल्स की बात करें 1955 की, तो रूल नंबर कितना है, 53 से स्टार्ट होता है, 54 भी जाता है, और 55 तो नहीं है, 56। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोविजंस पढ़ना है रिगार्डिंग, ठीक है, लीव विथ वेजेस, ठीक है, लीव विथ वेजेस के बारे में 11 प्रोविजंस है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 49, सेक्शन नंबर 49, सेक्शन 49 है एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। एग्जाम के लिए इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये बताया गया है कि अगर एग्रीमेंट हुआ है कंपनी के द्वारा कुछ भी, तो आपका जो एनुअल लीव वेजेस है वो आपको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई अलग से एग्रीमेंट किया हुआ है तो आपका एनुअल लीव वेजेस कट जाएगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं बताया गया। 50 इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, उसमें है लीव डिफाइन। लीव डिफाइन का मतलब कौन सा लीव डिफाइन, ईएल का मतलब डिफाइन। तो यहाँ पे बोला गया है कि एनुअल लीव वेजेस को कभी भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं एज अ वीकली डे ऑफ रेस्ट, हॉलीडे, फेस्टिवल या फिर कोई दूसरा इसी तरह का ओकेजन, फेस्टिवल यानी जो या तो
फेस्टिवल के बाद आता हो या उसके दौरान आता हो, तो वो जो लीव है उसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली है कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, वीकली डे ऑफ रेस्ट, वीकली डे ऑफ रेस्ट, हॉलीडेज, ठीक है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज EL। ऐसा बोल सकते हैं, EL के रूप में कभी भी वीकली डे ऑफ रेस्ट या हॉलीडे को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल है। वीकली डे ऑफ रेस्ट कोई नहीं बोल सकता है आपको कि EL वीकली डे ऑफ रेस्ट के लिए आप ले लीजिए, EL आपका अपना अधिकार है। हॉलीडे मान के चलिए कोई दिन है तो आपको कोई नहीं बोल सकता कि हॉलीडे हो गया तो आपको एक EL खत्म हो गया, ऐसा नहीं बोल सकता। क्लियर सर EL और पेड लीव में क्या अंतर होता है? सेम ही है। पेड लीव का मतलब तो सभी आ गया, जैसे कि CL भी एक तरह का पेड लीव है, सिक लीव भी एक तरह का पेड लीव है। अगर आपको जो जितना कंपनी दिया उसके अकॉर्डिंग, अब CL भी क्या उसका एक लिमिट है कि हाँ 10-12 आप साल में CL लेते तो उतना तक अगर आप लेते तो पेड लीव की कैटेगरी में आएगा, और उससे ज्यादा लिया तो वो अनपेड आएगा। उसी तरह सिक लीव का भी 15 रहता है मान के चलिए, तो 15 तक अगर आप ले रहे हैं तो पेड लीव की कैटेगरी में आएगा, जैसे 15 से ज्यादा लिए तो अनपेड होगा। EL हमेशा पेड ही रहता है, इसलिए जनरली EL को पेड लीव, एनुअल लीव विद वेजेस या अर्न लीव भी बोलते हैं, कमाया गया छुट्टी। सर इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर EL कितना मिलता है साल में, SL कितना मिलता है, EL कितना मिलता है? मैं ऐसा नहीं आता है, क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं ना, हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग। CL जो है अपना कंपनी टू कंपनी वैरी करता है ना, CL सिक लीव वगैरह, CL वगैरह फिक्स है। चलिए तो है बैंक सेक्टर में लिखा हुआ, बाकी जो JPCCI के अंदर है जो मानते हैं जो कंपनी है तो उसके हिसाब से CL और सिक लीव देती होंगी। जो कंपनी नहीं मानती JPCCI वाले जो आया था 10th कोल वेज एग्रीमेंट, तो फिर वो अपने हिसाब से देते होंगे। लेकिन EL तो सभी खदानों में जहाँ माइंस एक्ट लागू है वहाँ तो ये एक ही रहेगा, एक ही रूप से काम करेगा। चलिए सेक्शन नंबर आते हैं 51, इसको बताने की जरूरत है ही नहीं, कैलेंडर ईयर डिफाइंड। जब भी EL में बोला जाएगा कैलेंडर ईयर तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी से शुरू होगा 12 महीने का समय अंतराल। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? यस कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, अब आते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 50, एकदम नंबर के साथ याद करना है इसको, DPI लिख देते हैं। एनुअल लीव विद वेजेस। तो सबसे पहला प्रोविजन यहाँ पे ये बताया गया है कि वैसे खदान में एम्प्लॉयड कोई भी आदमी जिसने 1 साल की कैलेंडर ईयर सर्विस कंप्लीट कर ली है उनको मिलेगा EL। ठीक है, क्या बोला गया है? बोला गया है कि वैसे प्रत्येक आदमी जिसने क्या कंप्लीट कर लिया है, 1 ईयर कैलेंडर ईयर सर्विस, 1 कैलेंडर ईयर सर्विस लिखेंगे, 1 कैलेंडर ईयर सर्विस। ठीक है, वैसा पर्सन जिसने कंप्लीट कर लिया है 1 साल कैलेंडर ईयर सर्विस वो इंटाइटल्ड है, EL मतलब EL उसको मिलेगा। वैसा कोई भी आदमी जिसने कंप्लीट किया है 1 साल का कैलेंडर ईयर सर्विस तो उसको मिलेगा EL। अब जो EL मिलेगा किस दर से मिलेगा वो नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है। रेट ऑफ EL क्या होगा तो वो डिपेंड करता है 2 बातों पे, 2 नहीं हाँ 2 बातों पे डिपेंड करता है। एक बात जिस पे डिपेंड करता है EL वो है कि आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो कहाँ है, भूमिगत है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सरफेस या फिर भूमिगत भाग, प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट लिख सकते हैं, प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे आपका डिप्लॉयमेंट है, भूमिगत भाग में या सरफेस में। दूसरी बात जो रेट ऑफ EL डिपेंड करता है, रेट ऑफ EL जो डिपेंड करेगा, वैसे इसको एक ही कर देते हैं क्योंकि वो तो अलग में आ गया, इसको एक ही कर देते हैं, प्लेस ऑफ, एक सेकेंड, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सरफेस में है भूमिगत भाग में, सिंपल इसको रखिए। रेट ऑफ EL डिपेंड करेगा प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हुआ है, दैट इज सरफेस या फिर भूमिगत भाग। सर नेक्स्ट पॉइंट आप ज्वाइनिंग वाला बता रहे थे क्या? हाँ तो देखिए सिंपल सा है, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट सरफेस में है तो जो रेट होगा वो होगा 1 EL फॉर एवरी 20 डेज ऑफ वर्क, एक्चुअल वर्क, ध्यान दीजिएगा हम एक्चुअल वर्क बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप भूमिगत भाग के वर्कर हैं तो आपको मिलेगा 1 EL फॉर एवरी 15 डेज ऑफ एक्चुअल वर्क। क्लियर, चाहे सरफेस में हो भूमिगत भाग में, रेट ऑफ EL यही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं कि जो कैलेंडर ईयर हम सर्विस बोले हैं कि सिर्फ वही लोगों को EL मिलेगा जिसने कंप्लीट की है 1 ईयर ऑफ कैलेंडर सर्विस। ठीक है,
1 ईयर कैलेंडर सर्विस जिसने कंप्लीट किया है वो उसी को वही इंटाइटल है ईएल पाने के लिए। तब यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि 1 कैलेंडर ईयर सर्विस का मतलब क्या है, कितना दिन उसमें काम किया रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि वह आदमी एक कैलेंडर साल जो है सर्विस कंप्लीट कर गया है। मीनिंग ऑफ लिख सकते हैं इसको 1 ईयर कैलेंडर सर्विस या मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग 1 ईयर कैलेंडर सर्विस, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 कैलेंडर ईयर सर्विस, 1 ईयर कैलेंडर सर्विस लिख लेते हैं। इसको ऐसे कैलेंडर ईयर सर्विस, ठीक है। मीनिंग क्या है, मतलब एक साल आपने कंप्लीट कर लिया है, आपको ईएल मिलना चाहिए। अब ये एक साल कंप्लीट कर लिया, इसमें मिनिमम अटेंडेंस कितना आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मिनिमम कितना अटेंडेंस होना चाहिए। जो मिनिमम अटेंडेंस होना चाहिए वो डिपेंड करेगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब की है। अगर ज्वाइनिंग जो है 1 जनवरी को है तो कुछ अलग होगा मिनिमम अटेंडेंस का क्राइटेरिया। अगर ज्वाइनिंग अदर देन 1 जनवरी है तो फिर मिनिमम अटेंडेंस कुछ अलग होगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी को है और अगर आप भूमिगत भाग के वर्कर हैं तो आपने कंप्लीट कर लिया 190 डेज, तो आप माने जाएंगे कि आपने एक साल की कैलेंडर ईयर सर्विस कंप्लीट कर ली है। सिमिलरली अगर आप सरफेस में नियोजित हैं, आपने कंप्लीट कर लिया 240 दिन, आपकी ज्वाइनिंग क्या थी 1 जनवरी, तो आप माने जाएंगे कि आपने एक ईयर का कैलेंडर सर्विस जो है वो काम कंप्लीट कर लिया है। अगर बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी को नहीं होती है, तो उस केस में क्या, तो उस केस में है कुछ फ्रैक्शन, ठीक है। क्या है, अगर आप भूमिगत भाग में काम पे नियोजित किए गए थे, ठीक है, 1 जनवरी के अलावा कोई दूसरा भी दिन, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर भूमिगत भाग में अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो अभी जब अब जितना भी आपका एम्प्लॉयमेंट डेट था, अब जिस उस दिन के बाद जितना दिन बच रहा है रिमेनिंग डेज का, अगर आपने हाफ कंप्लीट कर लिया है तो आप इंटाइटल्ड है। भूमिगत भाग के लिए क्या है 1/2 अपॉन रिमेनिंग डेज। आप ज्वाइन किए मान के चलिए 1 मार्च, साल तो शुरू होता है 1 जनवरी से, ये तो खत्म हो चुका फरवरी। साल में टोटल कितने बचे हुए हैं, रिमेनिंग डेज कितने बचे हुए बताइए, मार्च से लेकर दिसंबर तक, है ना। तो आपकी ज्वाइनिंग 1 मार्च है, तो अब इस 31 दिसंबर तक जितने भी दिन बचे हुए हैं, तो क्या हम लोग बोल रहे हैं रिमेनिंग डेज। अगर आप 1 फरवरी को हैं तो 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर का जितना दिन बचा उसको बोलेंगे रिमेनिंग डेज। उस रिमेनिंग डेज का अगर आप हाफ, ठीक है, हाफ जो है उसका आधा अगर आप अटेंडेंस लगा चुके हैं तो आप इंटाइटल्ड है ईएल पाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा, ईएल ना हमेशा अगला साल मिलता है, सब्सिक्वेंट मिलता है। मतलब आप काम किए हैं, अगर अभी मान के 2022 में अगर ईएल मिलेगा ना, तो 2022 किस साल का ईएल मिलेगा, 2021 में जो आपने काम किया 31 दिसंबर तक, 31 क्योंकि कैलेंडर ईयर सर्विस पे ही ऑपरेट होता है, 31 दिसंबर तक आपने जितना भी काम किया है उसी के बेसिस पे ही आपको 2022 में ईएल मिलेगा। आपका ज्वाइनिंग कभी भी हो 31 दिसंबर तक ही हमको उसमें काउंट करना है, ठीक है। तो अगले साल मिलता है आपको ईएल। रिमेनिंग डेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर एक बार एग्जांपल बता दीजिए सर, जैसे 100 दिन है आपने काम किया है और 1 मार्च से सर अपना ज्वाइनिंग, तो सर अगर तो 100 का हाफ हो जाएगा। हाँ 100 का हाफ मतलब 50 दिन अगर अपन करें जॉब, तो अगले साल अपने को ये मतलब छुट्टियां वगैरह मिलने के, हाँ आपको मिल सकता है जी। और एक डाउट है, हाँ सरफेस वाला कर लेते हैं, उसके बाद पूछिएगा। सरफेस के लिए क्या है कि 2/3 रिमेनिंग डेज जितने होंगे, अगर आपने इतना अटेंडेंस कंप्लीट किया है तो फिर आप इंटाइटल्ड है ईयर पाने के लिए। आप सवाल पूछिए, क्या आपका सवाल? सर ये पूछ रहा था जैसे कोई अक्टूबर में ज्वाइन करता है और वो 3 महीने मतलब मान लीजिए 90 दिन है, तो अगर वो 45 दिन कर लेता है तो ये इंटाइटल्ड होगा सर? हेलो जी सर, आ रही आवाज? हाँ आवाज आ रही, बोलिए ना। पूछ रहा हूँ जैसे कोई अक्टूबर में ज्वाइन किया सर, तो हाँ तो रिमेनिंग डेज 90 बच रहे हैं, हाँ तो अगर वो 45 दिन अटेंडेंस पूरी कर लेता है तो ये के लिए इंटाइटल्ड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा ठीक है। लेकिन ईएल कितना मिलेगा 45 दिन में, कितना मिलेगा? अगर भूमिगत है तो 15 या 45 3 ईयर मिलेगा, जी जी है ना। ठीक है सर। चलिए यहाँ तक रिमेनिंग डेज में क्लियर हो गया हमको लगता है यहाँ पे, क्लियर। हेलो हाँ सर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या बताया गया है कि अगर आपको, अच्छा ईएल जो है ना वो कम्युलेटिव नेचर का होता है, ठीक है, कम्युलेटिव नेचर का होता है ईएल। इसका मतलब क्या है? कम्युलेटिव का मतलब जुड़ जाता है,
आपने नहीं लिया, मान के चलिए कोई पर्सन है जिसको मिलना था कैलेंडर ईयर सर्विस कंप्लीट करने के एवज में ईयर, अब उसने लिया ही नहीं, तो क्या है वो कम्युलेटिव है, मतलब वो जुड़ता चला जाएगा, वो जुड़ता चला जाएगा फॉर द सक्सीडिंग ईयर। ठीक है, ईयर जो है कम्युलेटिव होता है इन नेचर। यहाँ पे देखिए माइंडसेट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डेज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ईएल कितना है, वो है 30 डेज, 30 दिन एज पर माइंडसेट। ठीक है, यानी ईएल को आप कितना ईएल आप जो है, ठीक है, वो आप जमा कर सकते हैं, तो कितना है 30 डेज एज पर माइंस एक्ट, एज पर क्या माइंस एक्ट। लेकिन अगर आप जेबीसीसीआई 10 का कोल वेज एग्रीमेंट जो था उसको अगर आप पढ़ते हैं, ये कितना है, ये है 120 डेज। ठीक है, ये कितना है 120 डेज आपका यहाँ पे ये लाभ जो है वो आप जमा कर सकते हैं। सर 150 है ना सर? आप तो 150 लिखवा है। एक सेकेंड 150 है पर हम कंफर्म कर लेते हैं, पेज नंबर 16 होगा ना 150 है लिखवा है ना, तो 150 होगा। हाँ, एक्यूमुलेशन ऑफ ओनली 150 है। ठीक है, 150 है एज पर लिख देते हैं यहाँ पर साइड में, NCWA 10th मैक्सिमम जो एक्यूमुलेशन है वो 150 डेज का है। ठीक है, क्लियर। सिक लीव का 120 है। ठीक है, एक्यूमुलेशन, ठीक है 120 सिक लीव आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्लियर सर, ये 30 डे वाला नहीं समझा सर। माइंस एक्ट कहता है कि आप जो है अर्न लीव जो आप 30 दिन तक मैक्सिमम जमा करके रख सकते हैं, माइंस एक्ट। ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं किया गया क्योंकि माइंस एक्ट जो है ये देखिए नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट बोल रहा है, माइंस एक्ट नहीं बोल रहा है कि आप 120 दिन जमा कीजिए। अगर एज पर माइंस एक्ट पूछा जाएगा तो आपका आंसर शुड बी 30 डेज। जब तक वो NCWA JBCCI वगैरह या करंट इन कंडीशन द कोल इंडिया लिमिटेड है ना, इस तरह का जब तक सवाल नहीं आता है, कंपनी स्पेसिफिक जब तक सवाल नहीं आता है, ठीक है, तब तक आपका आंसर क्या रहेगा 30 रहेगा। जब बोल दिया कि कोल इंडिया लिमिटेड में क्या है तब 120 डेज, JBCCI 10 के अकॉर्डिंग क्या है तब 140 सॉरी 150 बोल 150 होना चाहिए ना, 120 नहीं 150। और सर कोल वेज एग्रीमेंट के हिसाब से तो बोलना 150। सर ये जो है छुट्टी अगर सर 1 साल से अधिक हो जाएगी तो सर फिर क्या करेंगे? 1 साल से अधिक हो जाए हाँ सर, नहीं कर सकते, जनरली नहीं होता है। 150 से ज्यादा आपको नहीं, 150 से ज्यादा होगा आपको मैनेजमेंट दे देता है, अगर नहीं देता है तब तो बिना लिमिट का एक्यूमुलेट हो सकता है, बिना कोई 3 साल भी होता रहेगा तो सर ये 30 से ज्यादा नहीं देता, 30 होगा तो लेफ्ट उसके बाद का। हाँ अच्छा क्लियर। तो मैक्सिमम डेज ऑफ एक्यूमुलेशन ये एज पर माइंस एक्ट 30 डेज और एज पर NCWA 10 150 डेज, JBCCI 10 कोल इंडिया लिमिटेड में क्या है 150 है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, EL मांगने पर अगर नहीं मिलता है, ठीक है, EL मांगने पर अगर आपको EL नहीं मिलता है तो बिना कोई लिमिट के ये जुड़ता चला जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। अगर कोई पर्सन अप्लाई किया है फॉर EL लेकिन इसको नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, तो फिर क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है EL विदाउट एनी लिमिट। 1000 भी जमा कर सकते हैं अगर आपको मैनेजर नहीं दे रहा, मांग रहे नहीं दे रहा है, तो बिना कोई सीमा तक वो जमा कर सकते हैं। तरीका क्या है, हाउ टू गेट EL। ठीक है, तरीका ये है कि जो भी आदमी है EL चाहिए तो खदान का जो मैनेजर है उसको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है राइटिंग में। कितना दिन एडवांस देना पड़ता है, एटलीस्ट 15 डेज एडवांस, 15 डेज बिफोर, मिनिमम 15 दिन पहले। जब आपका EL शुरू करना है उससे कम से कम 15 दिन पहले आपको मैनेजर के पास जाके बोलना होगा कि हमको EL दी, ये आपको देना ही पड़ेगा। एक कंडीशन है जहाँ पे बिना एडवांस एप्लीकेशन दिए भी आप EL ले सकते हैं। वो कौन सा कंडीशन है, वो अगर आप किसी सिक के कारण ले रहे हैं, ठीक है, अगर सिक के कारण ले रहे हैं तो फिर ऐसा जो प्रायर एप्लीकेशन है जरूरी नहीं है, प्रायर एप्लीकेशन नॉट नेसेसरी इफ EL is taken to cover period of illness। अगर आप बीमारी की वजह से अगर EL लेना चाह रहे हैं तो फिर ऐसा पूर्व नोटिस देना, पूर्व एप्लीकेशन देना मैनेजर के पास जरूरी नहीं है। अगला इसमें बताया गया है मैक्सिमम इंस्टॉलेशन ऑफ EL, हाउ मेनी टाइम्स पर्सन कैन टेक EL इन 1 ईयर। एक साल में कितना बार कोई आदमी EL ले सकता है, तो ये क्या है, मैक्सिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट में आप EL ले सकते हैं, 3 से ज्यादा हुआ आपको मिलेगा ही, वो नेक्स्ट साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट जो कम इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उसको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। अगर मान के चलिए टर्मिनेशन अगर कोई हो गया है, रिजाइन, मान के चलिए कि अगर कोई आदमी टर्मिनेट, किसी का जॉब टर्मिनेट हो गया है, वर्किंग डे होगा, उतना दिन तक है उससे पहले उसका जो ईएल है उसको पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई आदमी रिजाइन देता है तो रिजाइन देने के केस में क्या होगा कि अगला जो पे डे, नेक्स्ट जो पे डे है, पे डे का मतलब कंपनी हर एक फिक्स टाइम नहीं, हर महीना में पैसा देती है, एक फिक्स पे डे होता है। यहाँ हर महीना का 4-5 तारीख को हम लोग देते हैं पैसा। तो अगर कोई आदमी अपने से जॉब छोड़ता है, रिजाइन ना देता है, तो ऑन और बिफोर नेक्स्ट पे डे आपको दे देना है पेमेंट। अगर कोई टर्मिनेट हो गया किसी का जॉब तो फिर विद इन सेकंड वर्किंग डे तक आपको उसका पेमेंट कर देना है, ठीक है। बाकी कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आते हैं बाकी सब चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। आते हैं 53 वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड। कुछ छूटा तो नहीं ना इंपॉर्टेंट था? वेजेस ड्यूरिंग, सर एक चीज छूटा है सर। क्या सर पेमेंट ऑफ ईएल विद इन 2 मंथ वाला सोर्स है। हाँ, अगर उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मान के चलिए कोई आदमी मर गया है, ठीक है, कोई आदमी मर गया है, मरने के केस में उसका जो हायर होगा, नॉमिनी होगा, उसको 2 महीने के अंदर जो है पेमेंट कर देना है, ठीक है। ये बोला गया इसमें। अगर कोई आदमी डाई कर जाता, मर जाता है, तो उसका जो नॉमिनी होगा विद इन 2 मंथ्स पेमेंट जो है ना ईएल का, इसको दे दिया जाएगा। यही है, और कुछ छोटा नहीं है। वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड के दौरान आपको जो पैसा मिलेगा वो कौन सा पैसा मिलेगा? देखिए इसमें बताया गया है कि जो आपको पैसा मिलेगा लीव पीरियड के दौरान वो प्रीसीडिंग महीना का जो डेली एवरेज अर्निंग है ना उसको इसके हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अब जो पैसा मिलेगा उसका दर क्या होगा? तो उसका दर होगा जो प्रीसीडिंग मंथ, जिस दिन ये लिए हैं उसके पिछले महीना का निकाला जाएगा आपका डेली एवरेज अर्निंग। क्या? डेली एवरेज अर्निंग, और इसी के हिसाब से आपको ये का पैसा दिया जाएगा, है ना। जब आप इस तरह का डेली एवरेज अर्निंग निकालेंगे तो उसमें आपको ओवर टाइम काउंट नहीं करना है, ठीक है। बोनस भी नहीं काउंट करना है ना। आप डियरनेस अलाउंस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आप डियरनेस अलाउंस काउंट कर सकते हैं, डीए काउंट कर सकते हैं। अगर आपको कंपनसेशन इन कैश मिला है, कम कुछ क्षतिपूर्ति के लिए आपको कैश मिला है, फुडवेंस के लिए आपको कुछ पैसा मिला है, तो वो सब आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन बोनस का पैसा, ओवर टाइम का पैसा, पिछला महीना का जो दैनिक औसत पैसा निकालिएगा, अर्निंग्स निकालिएगा, ठीक है, काउंट नहीं किया जाएगा बोनस और ओवर टाइम। क्लियर? सेक्शन नंबर 54 पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस। पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस में बताया गया है कि अगर कोई आदमी कम से कम 4 दिन का ईएल लेना चाहता है तो उसका उसका जो पैसा है लीव शुरू होने से पहले उसको दे दिया जा सकता है। देखिए सिंपल सा है, एडवांस का मतलब होता है पहले। तो एडवांस ईएल पेमेंट मिलेगा, ईएल का कब मिलेगा? जब मिनिमम 4 डेज का ईएल कोई लेगा तो उसको एडवांस में पैसा मिल जाएगा, छुट्टी शुरू होने से पहले ही उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ईएल शुरू होने से ईएल का पेमेंट हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। आते हैं सेक्शन नंबर 55, इंपॉर्टेंट नहीं है, मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस। तो इसमें बोला गया कि any sum required to be paid by owner, agent or manager of the mine under this chapter but not paid by him shall be recoverable as delayed wages under the provisions of Payment of Wages Act 1936 है। बोला गया कि अगर ईएल का पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, अगर ईएल का पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? 1936 का जो वेजेस एक्ट है, पेमेंट वेजेस एक्ट, उसके अधीन जो है जो पैसा किसी कारण से मान के चलिए 1-2 साल ईएल नहीं दिया, पैसा दे ही नहीं रहे, तो फिर जो पेमेंट वेजेस एक्ट 1936 है ना उसके प्रोविजंस में रहते हुए, ठीक है, ईएल का पैसा दे दिया जाएगा एज डिलेड वेजेस, ठीक है, डिलेड वेजेस नाम करके। जब भी हो, मान लीजिए कंपनी के पास पैसा नहीं है, फ्यूचर में मान जब ग्रोथ होगा तो उस समय वो पूरा पैसा दे देगी एज डिलेड वेजेस। ये बताया गया एग्जाम के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली 56 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर उसमें कुछ इंटरेस्ट देंगे या बस दे सकते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ठीक है, उसमें प्रोविजंस हुआ होगा डिलेड वेजेस में, देखना होगा उसमें डिलेड वेजेस का मतलब क्या है, तो उसमें देखिएगा तो सब समझ में आएगा, ठीक है। तो उसमें पूरा मेंशन क्या हो रहेगा कि अगर आपका इतना पेमेंट है
तो इसके लिए कितना मिलना चाहिए, है ना। तो सारा चीज उसमें मेंशन किया हो रहेगा। अगर हम एक सेकंड देखिए, माइंस रूल का 1955 का रूल नंबर 53 रजिस्टर ऑफ लीव विद वेजेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रजिस्टर ऑफ लीव विथ वेजेस, इसमें यही बताया गया है कि ओनर एजेंट मैनेजर जो है वो मेंटेन करेंगे सभी एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड ऑफ ईएल इन द फॉर्म ई। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया कि ई पे ही रखना है आपको। तो बोला गया है कि ईएल का रिकॉर्ड कौन से फॉर्म में होगा, ई में सर, फॉर्म ई में रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये भी है कि जो रजिस्टर है फॉर्म ई है, रजिस्टर ऑफ ईएल फॉर्म ई है ना। ठीक है, तो उस रजिस्टर को प्रिजर्व रखा जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एंट्री। ठीक है, मतलब जब उसमें सबसे आखिरी जो एंट्री हुई होगी उस एंट्री डेट से कम 2 साल तक आपको रखना है। ठीक है, और उसको तब तक डिस्ट्रॉय नहीं करना है जब तक कि मान उसका आपके पास न्यू रजिस्टर में ट्रांसफर नहीं कर लेते हैं। इसमें ये बताया गया कि the register maintained in sub-rule 1 shall be preserved for a period of 2 years after the last date of entry has been made and shall not be destroyed even after the expiry of that period unless it has been certified by an inspector that the leave account therein has been properly transferred to the new register। मतलब क्या है कि जो देखिए जो अपना रजिस्टर ऑफ ईएल है ना उसको कम से कम प्रिजर्व रखना है, प्रिजर्व फॉर, ठीक है, एटलीस्ट 2 years आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एंट्री ऑन इट। ठीक है, उसको तो आपको रखना ही रखना है, इसके बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं करना है जब तक कि ये सर्टिफाई नहीं कर दिया जाता किसी इंस्पेक्टर के द्वारा जो भी लीव का अकाउंट वगैरह है वो आप प्रॉपर्ली नया रजिस्टर में ट्रांसफर कर दिया, नया रजिस्टर में उतार लिए, तब तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, लेकिन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 साल तक आपको रखना ही पड़ेगा फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ एंट्री। ठीक है, 54 में आइए। आप लोग बीमार पड़ रहे हैं क्या अभी? यस सर। हाँ सर, यस सर। अभी सर्दी खांसी सब लगभग सबके पास हो रहा है, बहुत ज्यादा पड़ गया। ओमिक्रॉन। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस। हम देखिए आपको पता है ना कि 2022 में कौन से साल का ईएल मिलेगा? पिछले साल का इसका 2021 का। यस 2021। तो 2021 31 दिसंबर तक जो भी लोगों काम किया होगा उसके हिसाब से, ठीक है, ईएल कितना कितना कौन कौन सा पर्सन का मिल रहा है उसको एक नोटिस बोर्ड में चिपका कर रखना है। ठीक है, कब तक? 20 फरवरी तक। तो अभी 20 फरवरी तक 2022 में प्रत्येक खबर में देखिएगा कि 20 फरवरी या उससे पहले, ठीक है, 20 फरवरी या उससे पहले मतलब ये नहीं कि अब दिसंबर में हो जाएगा, कैसे होगा, इसके बाद ही ना होगा, यानी 1 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक 2022 में 2021 तक का जितना जिसका ईएल है ना मिलना है वो सब चीज हिसाब किताब, ठीक है, माइन ऑफिस में चिपका दिया जाएगा नोटिस बोर्ड में। यही इसमें बताया गया। अब कौन से फॉर्म में? फॉर्म एल में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि, ठीक है, खदान के ओनर, एजेंट या मैनेजर, ठीक है, एग्जिबिट करेंगे मतलब प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे नोटिस बोर्ड में चिपका के। है ना कि कितना किसका ईएल बचा हुआ है, इसका किसका ईएल मिलना है, कितना ईएल मिलना है, कितना किसके आदमी को, ये सारा चीज। कौन सा फॉर्म? फॉर्म एल, ध्यान दीजिएगा। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विद वेजेस कौन से फॉर्म में होगा? एल में होगा। 56 में कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है। 56 रूल में है पेमेंट ऑफ लीव विद लीव वेजेस ड्यू इफ पर्सन डाइज इन द इवेंट ऑफ एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू लीव विद वेजेस शैल एक्योर टू हिज लीगल हायर नॉमिनी एज फिट। हां, मतलब जो उसका लीगल नॉमिनी होगा, हायर होगा, उसको ही मिलेगा ईएल का पैसा, ये सब बताया गया। तो ये हुआ अपना कंप्लीट ईएल जो माइंस एक्ट माइंस रूल सब में था, वो सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं।